Today's guest is not just a student. She is doing CS, company secretary, which is one of India's toughest exams we know. So today's guest is Shivani Pandey, who is doing CS final year student. So, ma'am, firstly, thank you so much for coming for this podcast. And thank you, sir, for giving such a platform to share my journey with all the public viewers. You're doing great, sir. मैम, जैसे स्टूडेंट्स का सबसे पहला ही डाउट होता है जब कोई कॉमर्स की फील्ड में है कि जो बच्चे सीएस करते हैं, सीए करते हैं, सीएमए करते हैं, क्या वो बचपन से तेज होते हैं? तो स्टार्ट करते हैं हम चाइल्डहुड जर्नी से। तो आप जब 10th से पहले क्या एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करते थे? नहीं सर, ये मुझे लगता है ना कि ये इस पे नहीं डिपेंड करता है। ये कभी आप क्या पता 10th में अच्छे ना हो, 12th में ना अच्छा हो, पर आप बाद में जाके अच्छे से पढ़ने लगे हो। मैं एग्जांपल दूंगी अपने ब्रदर का। मतलब इसके 12th में सिर्फ 59% आई थी। नाउ ही इज इन सीए फाइनल। मतलब सीए तो इज मोर टफ, ठीक है, पर वो 12th में उसकी 59% आई थी और वो अभी सीए फाइनल में है। तो हम कभी ये जज नहीं कर सकते कि मतलब अगर बच्चे बचपन में थोड़ा सा पुअर था, ये एवरेज था, वो आगे जाके कुछ नहीं कर सकता। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। आप कब अपने आप को अच्छा बनाते हो और कब अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हो। ये कभी 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 कुछ और क्या होता है कि लाइफ में कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं हम थोड़ा से डिस्ट्रैक्शंस में होते हैं, पर लाइफ में आगे जब चलते हैं यार नहीं, फोकस लाइफ में बहुत जरूरी है, कुछ करना बहुत जरूरी है, तो फिर आपका फोकस बढ़ जाता है और आप लाइफ में कुछ कर जाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगता है ये सब आप पे डिपेंड करता है। ये किसी बच्चे पे डिपेंड नहीं करता। ये आप कब चाहते हो ना अपने को अच्छा बनाना, तो आप जब भी आपको अपने आप को अच्छा कर सकते हो। सो इट्स नॉट डिपेंड द कैपेबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, इट्स डिपेंड ऑन यू व्हेन यू वांट टू मेक योरसेल्फ। आपने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हाँ, जब से हम सोच लेते हैं तो अच्छा करने लगते हैं। जैसे मैंने कल भी एक पॉडकास्ट लिया था, उनके भी मार्क्स 10th में 12th में उतने अच्छे नहीं थे एज कम्पेयर टू जितने उनके क्लास में बच्चे जो वो चार्टेड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उन्होंने। तो मैम, आप 10th के बाद जो बच्चे अभी 11th ले रहे होंगे, कॉमर्स ले रहे होंगे, तो आपने कैसे डिसाइड किया था कि मुझे कॉमर्स फील्ड में जाना चाहिए? मतलब मेरे तो ये था कि बचपन से मैं थोड़ी एकेडमिक में हमेशा से अच्छी रही हूँ। मतलब बचपन से एकेडमिक में मैंने हमेशा एक रही है अच्छे से। तो मेरे को ये था कि मतलब मेरे को लॉ में बहुत इंटरेस्ट था बचपन से कि लॉ में जानना। और मतलब एक थोड़ा सा वो था कि भाई कोई कुछ गलत कर रहा हूँ तो फिर एकदम से बोल देना उस चीज को कि तुम गलत कर रहे हो, ये वो। तो वैसे मतलब बचपन में एक थोड़ा सा लॉ के तरीके अलग ही रुझान था मेरा। और मुझे लगता था कि मतलब मैं पहले सोचे LLB करूँ, बट फिर मैंने देखा LLB में है इतना, पर वो इतना स्कोप नहीं है। वो आपको वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं देता। तो मुझे लगा एक सीएस बहुत अच्छा एक मुझे प्लेटफॉर्म लगा जो कहीं ना कहीं आपको एक आपकी डिग्निटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, आप एक सीएस हो और एक लाइफ टाइम आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको वेल्थ में देख लो, आपकी एक फर्टिलिटी अच्छी है। तो LLB में मुझे वो चीज नहीं देखी। बट सीएस और LLB, मैं सीएस के बाद LLB भी जरूर करूंगी, बट इसलिए मैंने फिर सीएस को अडॉप्ट किया। और मेरा फील्ड स्टार्टिंग से मतलब लॉ में थोड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने सीएस को किया और फिर अब मैं LLB भी करूंगी आगे जाकर। तो इसलिए भी मैंने सीएस को चुना। इंटरेस्ट के ऊपर है, सिर्फ किसको टैक्स में इंटरेस्ट है तो सीए में जा सकते हैं। तो लॉ में उसमें मेनली क्या है, लॉ चाहिए। तो लॉ का थोड़ा कंपनी लॉ हो गया, इसमें आपको जुरिस्प्रूडेंस मिलेगा, आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मिलेगा, आपको इसमें सिविल प्रोसीजर कोड मिलेगा आपको। तो ये सब चीजें मिलेगी। जो आपको लॉ में इंटरेस्ट हो, आपको थ्योरी में इंटरेस्ट हो, तो यू कैन गो फॉर द सीएस। प्रैक्टिकल थोड़ा सा अप्रोच कम रहता है, पर हाँ प्रैक्टिकल भी है। ये नहीं बोल सकते कि कुछ प्रैक्टिकल है ही नहीं, इसमें प्रैक्टिकल भी है। इसमें आपको इसमें आएगा प्रैक्टिकल भी, आपको हल्की अकाउंट्स भी मिलेगी, सीएमए है, जैसे FM है, टैक्स भी है इसमें। तो ये टोटली नहीं कह सकते कि हमको थ्योरी है, पर इसमें प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो ये अगर बच्चे सोचे कि बस मेरा मैथ्स अच्छी नहीं बिल्कुल भी, तो मैं कर सकता हूँ कैसे, पर उसको करके अपनी मैथ्स की थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, लॉजिकल वाली, ताकि वो टैक्स में अपने आप को अच्छा कर सके, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, ताकि वो पास हो सके, अपने अटेम्प्ट को सेव कर सके। मैम, आपने बताया कि आप एकेडमिक पहले से स्ट्रांग थे एकेडमिकली। तो जैसे जिस स्टूडेंट का एकेडमिक अच्छा होता है, उसके पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं कि साइंस स्ट्रीम ले लो,
तो आपके, क्योंकि ये अब तो मिथ हो चुका है कि हाँ जो स्टूडेंट्स स्ट्रांग होते हैं, जिनके एकेडमिक स्ट्रांग होती है, वो साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं। अब कॉमर्स की भी फील्ड बच्चों को पता चल रही है, सेम ह्यूमैनिटीज की फील्ड पता चल रही है। तो आपको कैसे पता चला कि हाँ मुझे कॉमर्स लेना चाहिए? आपके पेरेंट्स का कैसा रोल था? मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें पसंद थी, मतलब लाइफ में जो मुझे दिखता है ना, तो मुझे वो चीज जल्दी एब्जॉर्ब कर पाती थी। तो मुझे लगता है साइंस में वो थोड़ा सा कम था, और जब वो इतने प्रैक्टिकल वे में नहीं दिखाते थे हमें कि केमिस्ट्री हो गई कुछ भी, तो हमें लगता कि मुझे वो चीज एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं घटना पड़ता है चीज थोड़ा तो घटना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल में। लेकिन चलो, तो मतलब एक था अकाउंट्स इंटरेस्टिंग थी, मतलब बिजनेस हो रहा है तो उसको लगता है कि हाँ आसपास जो हमारा बिजनेस होता है हमें पता चलता था कि हम थोड़ा सा रिलेट कर पाते थे, तो इजिली वो चीजें हमें गेन होती थी। और मुझे थोड़ा सा बिजनेस में इंटरेस्ट था, और वो मुझे लगता कि मेरे को जल्दी मैं उस चीज को समझ पा रही हूँ। और मुझे साइंस में वो इतना अच्छा नहीं लगता था जो मुझे कॉमर्स में कहीं ना कहीं लगा, और इसलिए मैंने कॉमर्स शुरू किया। मतलब मेरे पेरेंट्स की तरफ से कभी ऐसा कोई प्रश्न नहीं था, जो तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि करना हमें है, तो मुझे लगता है ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स को कभी कोई वो नहीं रहा कि आपको साइंस लेनी है या आपको कॉमर्स लेनी है, विच वट यू वांट जस्ट डू इट। मेरे पेरेंट्स का ये रहा, आपको करके दिखाना है, ये है, वो आपकी मर्जी है। जब बच्चा क्लास 10 से 11th में मूव करता है, तो नए नए सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे कॉमर्स फील्ड में आएंगे तो अकाउंटेंसी, फिर बीएसटी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स नए होते हैं बच्चों के लिए। अभी जैसे बीएसटी का भी हो गया, अकाउंटेंसी बच्चों को हार्ड लगती है। और साथ में जब 10 से 11th में जाते हैं तो कोर्सेज का सिलेबस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ब्रीज बन जाता है 10 to 11th में। तो वो कैसे आपने कवर किया, और स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देगा? देखो, अगर कोई बच्चा कॉमर्स फील्ड का है, तो कॉमर्स में एक चीज है, कॉमर्स प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना कॉमर्स में प्रैक्टिस दोगे ना, आपका मतलब उतना ही कॉमर्स आपका इंप्रूव होगा। कॉमर्स में मतलब मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, कॉमर्स अकाउंट्स बहुत अच्छी थी। मतलब मैंने एक चीज देखी, अगर हमें फ्री टाइम मिलता था ना, तो हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। मतलब चलो यार इंटरेस्टिंग क्या देखते हैं सॉल्व होता। तो मतलब ये मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें एक चीज तो चली कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हो ना, समझ लो आपका वो, आप कॉमर्स को पालोगे। कॉमर्स को कुछ नहीं चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितना आप बोलोगे प्रैक्टिस करोगे, आपको ऑटोमेटिकली आपके हाथ में है, आपको कॉमर्स कहीं नहीं जाएगा। आपका मैथ्स देख लो, आप अकाउंट्स देख लो, मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी अच्छी अच्छी बुक्स को हमने मतलब सब एनसीईआरटी अच्छे से करी। उनकी एनसीईआरटी की एक वो आती है, उनकी तरफ से भी आती है, एक मॉड्यूल आता है उनकी तरफ से, तो याद नहीं नाम, काफी साल हो गए। तो वो भी हमने एडिशन करी, कुछ ना कुछ मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करते रहते थे हम। तो ये था कि कहीं ना कहीं मुझे लगा प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। अगर प्रैक्टिस करते हो तो कॉमर्स कहीं नहीं जाएगी। और रही बात जैसे बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, तो इसमें ये थ्योरी है। वो तो देखो आपको, अगर आप बोलो साइंस ले लो, अकाउंट जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स मिल जाएगी, तो उसमें भी आपको वही करना है, वो तो है ही। उसमें बल्कि आपको तो उसमें तो मैथ्स भी आपको मिलेगी। ठीक है, आप जब बच्चों को इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है, तो आपको फिजिक्स में आपको मैथ्स नहीं पड़ेगा, वो तो वो करनी पड़ेगी। आप मैथ्स को छोड़ भी सकते हो उसमें। आपको बस कॉमर्स में तो ये होता है, चलो आपको विदाउट मैथ्स मिल जाता है। मैथ्स होते विदाउट मैथ्स होते हैं, अगर कोई बच्चे चाहते हो तो वो कर सकता है। और सीएस में भी ऐसा कुछ नहीं कि आपको मैथ्स चाहिए। अब विदाउट मैथ्स वाले बच्चे हो तो भी आप सीएस एडॉप्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई नहीं, क्योंकि आपको प्लस माइनस जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ी थोड़ी चीजें की जरूरत होती है सीएस में। कुछ ज्यादा बहुत अच्छी खासी नहीं चाहिए होती इसमें, बस ये है कि आपको बेसिक्स आने चाहिए टैक्स के। तो जैसे बीएसटी हो गई, तो इसमें थोड़ा हाँ लर्न करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा समझोगे उसको तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, बस उसको थोड़ा समझो कि क्या है क्या कैसा होता है, और फिर आपको लर्न हो जाएंगे। आपको बस पॉइंट्स आपको रिमेम्बर करने के लिए पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स आप रिमेम्बर करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगी। तो मैंने तो एक किया था कि रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, अकाउंट में मैंने प्रैक्टिस की थी। इकोनॉमिक्स में क्या था कि बस इकोनॉमिक्स में कुछ पार्ट आपका प्रैक्टिकल भी है, स्टैटिक्स हो गया, ये सब हो गया, तो उसमें प्रैक्टिस चाहिए आपको। कुछ जो पार्ट बचा वो आपका जो थ्योरी में वो आपको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बीएसटी मतलब इकोनॉमिक्स में जब भी आप थोड़ा आपको कहीं कहीं लर्न याद करना ही पड़ता है, पर एक बीएसटी में थोड़ा क्या है कि वो थोड़ा समझ जाते हैं। मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसलिए थोड़ा सा लिख सकते हो, और जल्दी आपको याद भी हो जाए, क्योंकि बेसिक समझ में आ जाती है। नॉर्मल ये भी बहुत हाई फाई वो नहीं होती, नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट कैसे करते हैं, लॉ क्या है, वो सब तो आपको इसलिए वो समझ में आ जाती है। तो और ये था बस, तो मैंने ऐसे किया था। तो मैंने मैथ्स में मैंने स्कोर किया था 96, और अकाउंट में 95 है था। तो ऐसे तो हो जाते हैं।
मैम आपने बताया कि आपके भाई भी सीए कर रहे हैं, सीए फाइनल ईयर में है, तो कैसे डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स, या आपने कैसे डिसाइड किया है कि मुझे सीए करना चाहिए, सीएस करना चाहिए, सीएमए करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों रेपुटेड प्रोफेशन माना जाता है। अच्छा, तो इसमें ये है कि सीए में आपको एक टैक्स एक्सपर्ट माना जाता है, आपको टैक्स की बहुत नॉलेज है, और अब टैक्स में कैसे चीजें कर सकते हो, आपको कैसे बता देते हैं कि आपको कहाँ से डेविएशन करने हैं, क्या क्या मतलब डिडक्शन करनी है। तो अगर आपको टैक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप सीए में जा सकते हो। इसमें कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होना चाहिए, अकाउंट्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो आप सीए को अडोप्ट कर सकते हो। फिर आप बात सीएस की आई, तो सीएस में लॉ रिलेटेड चीजें ज्यादा है, जैसे कंपनी लॉ हो गया, ठीक है, आपका लेबर लॉ हो गया, या आपके सिक्योरिटीज लॉ हो गया, जो भी आपको अगर लॉ में इंटरेस्ट है आपको, तो सीएस में जा सकते हो। और सीएमए की बात है कि उसमें कॉस्ट ऑडिट होता है, कॉस्ट के मतलब वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल आता है, व्यू में अकाउंट्स आती है, कॉस्ट के लिए कुछ इलेक्शन है तो आप उसमें जा सकते हो। मतलब आप सीए कहीं ना कहीं थोड़ा टफ माना जाता है, और टफ है भी। तो अगर सीएमए और सीए में आप थोड़ा लगा कि आप मैं नहीं निकल रहा, तो आप सीएमए भी अडोप्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सीए बहुत टफ लगेगा आपके लिए, तो सीएमए आप जा सकते हो। वो थोड़ा सा क्या है कि इस पे प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, बट कहीं ना कहीं वो उस पे आपको अब टैक्स एक्सपर्ट तो नहीं होते, जो सीएमए आपको वो कॉस्ट ऑडिटर कहा जाता है, जैसे कॉस्ट का ऑडिट करते हैं वो लोग, और आपको उसमें टैक्स का एक स्पेशलिस्ट मान जाता है सीए में। और सीएस में आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर होता है, जो देखते हो कि कंपनी में सारे कंप्लायंस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं लॉ का एक बहुत जरूरी होता है, जो अगर बच्चों को लॉ में थ्योरी में इंटरेस्ट है तो वो सीएस के लिए अडोप्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस था। मैम और सीएमए, सीएमए 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 आपको वही इतना आपको कॉस्ट ऑडिट है, आपको कॉस्ट में इंटरेस्ट है कि कॉस्ट आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करो, तो आपको कैसे आप कॉस्ट को सेव कर सकते हो, कितनी कॉस्ट आएगी, कैसे कॉस्ट को आपको सेव करना चाहिए, आप कितना प्रोडक्शन करो तो आपकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाए। तो ये सब में मतलब उसका सब रिलेशन है, कहीं ना कहीं इसमें अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये सब चीजें ज्यादा है इसमें सीएमए। पर सब में प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि प्रैक्टिकल नहीं है, किसी में थ्योरी नहीं है, या किसी में ये नहीं है, मतलब सब में सब कुछ है। अब आप सीए ले लो, सीए में सिर्फ ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल ही है, उसमें थ्योरी भी है, उसमें लॉ भी है। और सीएस में भी ऐसे सिर्फ लार्ज अमाउंट ऑफ थ्योरी है, पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी आपको मिलेगा। और ऐसे सीए में आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल मिलेगा और थ्योरी भी साथ में आपको मिलेगी। तो सब में कुछ कुछ अमाउंट का सब कुछ है, मिक्स है। आप ये नहीं बोल सकते टोटली सिर्फ प्रैक्टिकल है किसी चीज में। हाँ, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रैक्टिकल होगा सीए में, क्योंकि वो मेनली फील्ड इसकी है, ये टैक्स की एक्सपर्ट है, तो इसके लिए कुछ ये तो मैम आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया, कि आपने कब डिसाइड किया मुझे चार्टर्ड सेक्रेटरी में जाना चाहिए, सीएस में जाना चाहिए? मैं जब अपने कॉलेज के जब मैं कॉलेज के अपने एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से सारे जो कॉलेजेस थे वो बंद हो गए, जिसकी वजह से फिर अब मैं घर में थी। तो फिर मुझे लगा यार टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या करें, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक फिर मुझे सीएस का पता था कि हाँ सीएस है एक मेरे लिए फील्ड। तो फिर मैंने कहा चलो सीएस का एग्जाम देके देखते हैं, ठीक है। टाइम तो था ही उस टाइम, सबको घर से सारी कोचिंग हो करती थी, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो फिर मैंने सीएस एग्जाम दिया और वो मेरा एक निकल गया, तो उसके बाद फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, और फिर वही मेरा एक एम बन गया लाइफ का। तो आपने कॉलेज के साथ सीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो ये मैनेजेबल हो जाती है? हाँ, कॉलेज में इतना आपको नहीं ध्यान देना पड़ता, मतलब ये कि आपको जो मान ले बाप की आपको वही वही फील्ड आता है जो आपने पढ़ा होगा सीएस में, कुछ ना कुछ आपका रिलेशन उसमें से आएगा ही आएगा। अब ये सोच लो कि नहीं आपका 100% अलग सिलेबस अलग रहेगा कॉलेज का और सीएस का, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत हद तक सिमिलर है उसका। और कॉलेज में तो ये होता है एटलीस्ट आप कुछ भी थोड़ा बड़ा लिख के भी आगे तो आपको पास कर देंगे, इतना मतलब कॉलेज कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं होती। मान लो आप एक मैथ भी आ गई तो आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर जब भी आपका जब भी आपकी होगी आप उसको देना, ऐसा कुछ नहीं होता इतना कोई। और इसमें कोई बात नहीं, और आपको कॉलेज में इजीली पास कर दिया जाता है, इतना हेडेक वाली बात नहीं होती। चीज भी थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ना ही पड़ता है। तो फिर अब बात ये नहीं, आप मान लो आप सिर्फ ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करके आप निकलते बाहर, आपने वो 3 साल दे दिया अपने ग्रेजुएशन को, पर आपको वो चीज नहीं मिल पाएगी जो आपको सीएस में मिल पाएगी। आप ग्रेजुएशन करते हुए कितने लोग हमें मिलते हैं, पर वो चीज नहीं मिल पा रही, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा, तो आप 3 साल बर्बाद कर दो सिर्फ ग्रेजुएशन करने में, या फिर ग्रेजुएशन कुछ 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 कर लो ऐसा जो आपकी ग्रेजुएशन को वैल्यू दे, तो मुझे तक वो ज्यादा अच्छा है। और ग्रेजुएशन तो हो ही जाती है, वो ग्रेजुएशन का इतना मुझे लगता है कि इतनी टफ नहीं होती, ग्रेजुएशन तो हो ही जाती है।
मैम सीएस का या फिर सीए की बात करें तो क्वालिफाइंग रेट बहुत कम है, सिलेक्शन रेशियो कम है कि बहुत कम रिजल्ट आते हैं। तो उस समय क्या जब आपने डिसाइड किया कि सीएस में जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जो अभी भी प्रिपरेशन करना सोच रहे होंगे तो उनमें ये डाउट हमेशा रहता है कि कि बहुत कम इसका सिलेक्शन रेशियो है, तो उस समय आपने कैसे उस फियर को ओवरकम किया? मुझे लगता है कि इसमें कुछ क्राइटेरिया है जो आपको सेटिस्फाई करने होंगे। तो आप कोई नहीं रोक सकता कि आपका आप पास ना हो, आपका अटेम्प्ट पास ना जाए, ठीक है? तो ये आप भले परसेंटेज कितनी कम हो, ये कितनी ज्यादा हो, उससे डिपेंड नहीं करता। आपने कैसे प्रिपेयर किया, आप कैसे पेपर में लिख के आए, आपने वो सब स्ट्रेटेजीज फॉलो की, तो आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। वो अटेम्प्ट कितना, वो परसेंटेज कितनी कम जा रही है, कितनी ज्यादा जा रही है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब भले आपको एक अटेम्प्ट में फर्क पड़ जाए, आप बहुत परसेंटेज लो गई, तो एक अटेम्प्ट में आपको भले ही फर्क पड़ जाए, पर हर बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप सही स्ट्रेटेजीज यूज करोगे तो आप डेफिनेटली पास होगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे लगता है ये हम स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे एग्जाम में लिख के आ रहे हैं। तो फिर वो परसेंटेज भी शायद उसके आगे कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। मैम जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अभी तो ऑनलाइन भी आपकी प्रिपरेशन हो रही है, तो आपने कैसे प्रेफर किया, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की है? मैंने कैसे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने इनिशियल स्टेज में जब आप सीएस फाउंडेशन में थे तो आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए, क्या क्या कोचिंग यूज किए? पहली बात, जो सीए सीए से सीए में इनका खुद का कुछ मटेरियल आता है, आपको कहीं से आपको कहीं से जाने की जरूरत नहीं, इनका खुद का कुछ मटेरियल है, आप बस उसी को अच्छे से पढ़ के चले जाओगे ना, आप पास हो जाओगे। आपको सिर्फ उसी को अच्छे से करना है, अब करने की जरूरत नहीं है, आप उसी को अच्छे से पढ़ लो। फिर कोई अमेंडमेंट आ रही किसी लॉ में, तो अच्छे से पढ़ लो, तो आपको इसके बाहर कहीं नहीं जाना। अब इतने आपने ये चीज अच्छी पढ़ ली, आप अपने पेपर आपका अटेम्प्ट वो जो पास माना जाएगा, पास हो जाओगे आप। तो मुझे ये सिर्फ हम बुक्स को हमें पेपर और कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो बुक्स प्रोवाइड करती है आईसीएसआई है, आईसीएआई है, आईसीएमआई, आप सिर्फ उतने तक सीमित है और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट वो दिक्कत ये है कि वो ही इतना लार्ज होता है ना कि आपको शायद इतना टाइम नहीं लगे आप बाहर चीजें देख सको, तो अब वही इतनी ज्यादा ज्यादा होती है। दिक्कत ये है कि इनके सिलेबस बहुत ज्यादा होते हैं और टाइम बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक इशू होता है। तो ये अगर आप सॉल्व कर सकोगे तो फिर आप पास हो जाओगे। मैम जब सीएस फाउंडेशन की हम प्रिपरेशन करते हैं उस समय क्योंकि स्टार्टिंग फेज रहता है तो मोटिवेशन लेवल भी हाई रहता है एज कम्पेयर टू जब हम टाइम बाय टाइम करते रहते हैं, अटेम्प्ट्स भी बहुत अटेम्प्ट्स लग जाते हैं बच्चों को। तो कैसे डील किया था उस फेलियर्स को, या फिर उस समय कैसे डील किया था? तो मेरा तो जब फाउंडेशन हुआ तो जब एक बार मैं हो गया क्लियर, पर जब एग्जीक्यूटिव आई तो एग्जीक्यूटिव में मेरे अटेम्प्ट लगे, मतलब उसमें ज्यादा मेरे अटेम्प्ट ग्रुप क्योंकि एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं टफ है, ग्रुप सीएस डब्ल्यूटी जो फाउंडेशन है। तो जब मेरे एक अटेम्प्ट लग गया, फिर सेकंड अटेम्प्ट लग गया मेरा, तो मतलब उस टाइम बहुत बुरा वो लगता है कि लगता है कि किसी से बात मत करो, फिर तो बहुत चीजें हो जाती है सोसाइटी, रिजल्ट कैसा नेगेटिव आया तो लोग भी आपको प्रेशर करते हैं। और फिर उस टाइम क्या है, तो हम 12th से निकले हुए बच्चे, ठीक है, हमें इतना पता नहीं कि हम कैसे इस सब चीजों को हैंडल करें, क्योंकि हमने कभी देखा तो ऐसी चीजें है नहीं कि कैसे हैंडल करो, फेलियर कैसे हैंडल करो। तो धीरे धीरे अब उस टाइम कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कुछ पता भी नहीं कैसे क्या किया जाता है, बट खुद से ही धीरे धीरे करके समझाया, करा, फिर वो कहते नहीं, फिर दोबारा फेल हुआ, फिर ऐसे करके एक जो लास्ट, मुझे इस टाइम मुझे सबसे बड़ी लगी ना जो एक चीज थी, वो लगे कॉन्फिडेंस। मेरे इस समय ना, अगर मेरे अटेम्प्ट अगर एक एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट मेरा लगा ना, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मेरा लगा, तो मुझे लगा मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से मेरे एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो गया था 2 अटेम्प्ट की वजह से, जब मैं फेल हो गई थी। तो मेरे कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम हो गया था, जिसकी वजह से मेरे एग्जाम में जब मैं जाती तो मेरा एक स्ट्रेस था, पैनिक लगता था यार मेरे पेपर छूट गया तो, अच्छा पेपर नहीं हुआ तो उसकी वजह से मेरा जो माइंड जो था कहीं ना कहीं वो 100% उस टाइम काम ही नहीं कर पाता था एग्जाम टाइम पे, क्योंकि वो स्ट्रेस में पैनिक में मोड में रहता था इस चीज को लेकर कि मैं दोबारा फेल हो गई तो ये कहीं ना कहीं तो ये मत समझो कि भाई जो हो चुका सो हो चुका, पर आप आगे की सोचो और कॉन्फिडेंस से पेपर दो। तो आप भले ही आप थोड़ा सा कम पढ़ के भी गए तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, पर आप मान लो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए, सब कुछ करके गए, और अगर कॉन्फिडेंस आप नहीं हो, थोड़ा स्ट्रेस में हो गया, नहीं हुआ, तो भी आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉन्फिडेंस और आप हमेशा आपको रहना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको पेपर को बहुत आपको हेल्प करता है, आपको अटेम्प्ट को सेव करने की। तो ये चीज मैंने देखी, एक चीज ये सीखी, और दूसरी बात क्या है, आप किसी एक बुरे समय में हो
वो हमेशा एक जैसा समय नहीं रहेगा। वो आपको कहीं न कहीं अच्छा तो आएगा ही आएगा। अभी मैं तो सोचूँ कि वो हमेशा ऐसे ही तो ऐसे ही रहेगा। कल वो समय नहीं रहेगा और आज जब मैं उस टाइम पहले दुखी हुआ करती थी सोच के कि यार मैं पास फिर दोबारा फेल हो गई, अब सोसाइटी गई ये वो। तो फिर एक समय जब मैं पास हो गई तो ऐसा लगा कि यार वो सब तो व्यर्थ हो गया, वो सब अब मुझे याद भी नहीं आता कि मैं जिस चीज़ के लिए रो रही थी वो आज सब कुछ मेरे पास है। तो मुझे लगता है कि सब आप एक समय चला जाता है, आप सब आगे बढ़ते रहो, अपने काम पर करते रहो, वो समय भी चला जाएगा और एक दिन आपको सब याद भी आएगा, आपको लगेगा हाँ, कुछ नहीं था यार, मैं फालतू में ही चिंता कर रही थी। तो बस काम करते रहो, कोई बात नहीं, टाइम सबको लगते हैं, इसमें कोई बड़ी नॉर्मल बात है ये और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अपने आप पे करते रहो और अगर आपको कोई सोसाइटी बोल रही है, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो लोग खुद भी कुछ लाइफ में कुछ नहीं किए है, इसलिए वो आपको बोल रहे हैं। उनको अगर उतना पता होता, तो वो आपको कभी बोलते ही नहीं। तो आप ऐसे लोगों की बात अगर नहीं सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? और बात ये है कि वो लोग जानते नहीं हैं सबके बारे में, तो वो कैसे तो आपको उनकी बात का महत्व इतना देना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है इसके बारे में, तो वो लोग तो बोलेंगे नॉर्मल है। तो आपको ये सोच में समझ में रखना है कि आपको किस दिशा में चलना है और अपनी सुननी है, ना कि सोसाइटी की सुननी है कि आपको कोई कितना डिमोटिवेट कर रहा है। आपको लगता है कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आप तो उन लोगों से दूर हो जाइए, बस अपने आप पे काम करिए। जहाँ आपको खुशी मिले, जहाँ आपको लगे कि यार मस्त जीवन है, अच्छे से जियो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, तो बस करते रहो और अच्छे लोगों के साथ रहो, बस यही है। तो आप आगे ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे। बस ये नेगेटिव लोग से दूर रहो, तो आप उस टाइम आपका डिमोटिवेट फेस चल भी रहा होगा, तो भी आप पॉजिटिव में होगे और आप अटेम्प्ट निकल जाएगा। बस हार मत मानो। मैंने एक चीज़ सीखी, अगर 3 अटेम्प्ट मेरे लगे तो एक सबसे पहले कि हार मत मान। अगर आपने हार मान ली, आपको गिरा था तो बहुत है वो समय। समय मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं मेरी वैल्यू, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक आप यहाँ नहीं गिरते, धरती में धरती के अंदर आप चले जाते हो, इतनी आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल कम हो जाती है। और फिर आपको उस टाइम उठना पड़ता है। अगर आप उठ गए, अब उसी कॉपी को आपको दोबारा हर टाइम में आपको दोबारा वही कॉपी उठानी पड़ेगी, दोबारा उठानी पड़ेगी, दोबारा फेल हो गई। वो कॉपी फट जाती है, अगर उठा किताबें। तो अगर आप में हिम्मत है ना दोबारा उठ के खड़े होने की, तो आपको फिर कोई नहीं हरा सकता। और वो लाइफ अगर आपको अभी सिखा देगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि लाइफ में कभी नहीं कभी आपको कोई सीखना मिलेगा ही। भले आप अभी नहीं सीख रहे, तो लाइफ में एक स्टेज आएगी जहाँ आपको दोबारा उठ के खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सीएस हमें एक पेपर को सिखा नहीं रहा कि हम पेपर पास होकर रहे हैं। हमें ये भी सिखा रहा है कि हमें लाइफ को जीना कैसे, हमें भी सिखा रहा है कि अगर हम किसी चीज में गिर रहे हैं तो हमें उठ के दोबारा खड़े भी होना है और दोबारा उस चीज से लड़ना है, तभी हम जीवन में जी पाएंगे। तो और लोगों की बात सुनना बंद करना है, अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है और खुश रहना है। तो सीएस सिर्फ आपको एक डिग्री नहीं दे रहा, आपको लाइफ के जीवन को जीने के भी बता रहा है कि कैसे जिया जाता है जीवन। तो उसने बहुत चीज दी है, सिर्फ एक चीज नहीं कहूंगी। मैम जैसे आपने बताया कि आपने प्रिपरेशन कॉलेज के साथ किया है, तो जब फेलियर्स आते हैं तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे साथ वाले एंजॉय कर रहे हैं, तो उस समय ये नहीं होता कि हम गिव अप कर दें, क्योंकि अगर अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो खुद को भी लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। साथ में हम दोस्तों को देखते हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं, तो उस समय कैसे डील करें? तो मुझे जब देखिए वो शायद वो फेक दुनिया है। मुझे लगता है मैं जैसे अब हम इंस्टाग्राम में देखते हैं कि यार वो सब ऐसा हो रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, वो ये सब कर रहा है, तो शायद वो जो रिकॉर्ड करके जो फोटो अगर वो फोन सामने रखा गया है रिकॉर्ड करके जो रखा गया है, वो जानबूझ के वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि हम उसको रिकॉर्ड करें और उसको हम सोशल मीडिया में डाल सके। तो वो रियल तो नहीं है, वो रील है, ठीक है? तो मतलब वो हम सब बनाते हैं ऐसा, वो बस दिखाते हैं कि लगता है हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और ये असलियत में तो होता नहीं है। ठीक है, कुछ लोग खुशी, मैं ये नहीं कहती कि सीरियस दिन पढ़ो, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओ और आप ऐसा कुछ नहीं है। आपको लाइफ में भी एंजॉय करना है, ये नहीं कि आप इस कि बस लाइफ सीरियस ही है और तो कुछ नहीं है, ऐसा ही मत करो। आपको लाइफ को जियो भी, हर चीज का एक टाइम है, हर चीज का टाइम पे बनाओ, आप एक लिमिटेड वे बनाओ कि हाँ मुझे जीना भी है इस टाइम, एंजॉय भी करना है, अगर मैं पढ़ो भी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत प्रेशर होता है या बहुत पढ़ना है, यार सीएस कर रहे हैं, हम सीए कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ना है। आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे, आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, मैक्सिमम आपको मतलब 8-9 घंटे तो आप पढ़ो, पर आप अच्छे से पढ़ो। मेन तो ये मुझे लगता है ये अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे से पढ़ रहे हो। आप कितना पढ़ रहे हो उससे पता लगता है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? और ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सीएस में आप अगर आ जाओगे तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे जीवन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लाइफ में एंजॉय भी किया है, अच्छे से पढ़ा भी है और सब करो, पर एक चीज को लेके मत चलो कि भाई एंजॉय सारा दिन एंजॉय ही नहीं।
हम जैसे आपने बताया कि आप आपके एग्जीक्यूटिव राउंड में जो एग्जीक्यूटिव लेवल होता है उसमें अटेम्प्ट्स भी लग गए, तो जैसे लोगों का बिहेवियर होता है कि स्टार्टिंग में मतलब बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं कि तुम चलो सीएस कर रहे हो, सीए कर रहे हो, या फिर डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जब अटेम्प्ट्स लगते हैं तो सेम लोग बोलते हैं कि मतलब क्या कर रहा है। जैसे कि अभी एक वीडियो वायरल चल रही है समय रैना की, जिन्होंने ये बोला था कि जब तुम कुछ अच्छा कर रहे होगे तो लोग कहेंगे कि हाँ तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जब तुम्हारा कंडीशन खराब होगा तो वही सेम लोग कहेंगे कि भाई तू कर क्या रहा है। तो ऐसा क्या आपके साथ कुछ सिचुएशन हुआ? मतलब लोग ये था कि लोग बोलने लगते हैं कि भाई ऐसा हमारे पास है, और अब एक लड़की हो गई तो ये होता है कि भाई इसकी शादी कराओ, शादी एक शादी का ये पता रहता है भाई कि नहीं वो इसके टाइम निकल कर शादी शादी एक लोगों में ये आ जाता है। तो कहीं न कहीं ये तो भी मैंने प्रश्न झेला, ये भी मैंने देखा, ये सब चीजें भी देखी। तो बट पता नहीं वो कहते हैं डेस्टिनी है, आपको वो चीज मिलनी है तो आपको मिलती ही है। कुछ तो ये भी होता है, और कुछ ये चीजें हाँ होती है, बट उस टाइम ये देखा कि ना, मतलब हम मैंने भी इसी बोला कि भाई नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी करना है, मेरा टाइम निकल जाएगा ये वो। तो कुछ तो एक तो मेरे मेरे पेरेंट्स थोड़े अच्छे थे, उन्होंने समझाई चीज़ कि भाई ये कोई छोटी-मोटी चीज़ तो नहीं, सीए बनना कोई छोटी-मोटी चीज़ तो नहीं है। ठीक है, इसमें टाइम तो लगेगा। अब अगर आप कोई अच्छा बनना चाहते हो, जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो वो टाइम तो लगता ही लगता है। आप ही सोच लो कि आज 2 साल में 2 दिन में कुछ बन जाओ और कोई बहुत बड़ा, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता। तो मम्मी मम्मी से बोला करती थी, पापा बोलते थे कि भाई अगर कोई बड़ी चीज़ करे तो टाइम भी तो उतना ही लगेगा ना। तो उन्होंने समझा, बट कभी-कभी क्या कहता है कि आपको सोसाइटी प्रेशराइज़ कर रही है पापा को, आपके रिलेटिव सबको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी थोड़ा माइंडसेट ना कहीं हल्का-हल्का चेंज हो जाता है। तो वो कहीं न कहीं घर में हमें दिखता था, और वो अल्टीमेटली फिर धीरे-धीरे कहीं इम्पैक्ट करता ज़रूर है लाइफ में, पर अब फिर उस टाइम को अब ये था कि मैं उस चीज़ को लेके बैठती थी। मुझे लगता था कि मैं सोच रही हूँ कि मेरा क्या होगा मेरे साथ। तो फिर एक समय में आया कि वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं बस ज़्यादा सोच लेती थी उस चीज़ के लिए बस, और कोई भी आपको ज़बरदस्ती कुछ तो कर नहीं देगा। अगर आप बोलोगे भई नहीं करना, तो आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर देगा। ठीक है? तो ये था कि बस इन सब चीज़ों को दूर रहो, जितना आप जानने की कोशिश करोगे, तो वो मुश्किल है। जितना आप थोड़ा दूर रहो, आपको लगता है कि आपको ये लोग थोड़ा नेगेटिव लग रहे हैं आपको, कि आपको लोग बोल रहे हैं, तो आप बस जाओ ही मत, थोड़ा दूर हो जाओ, और आप अपने पेरेंट्स को समझाओ कि ये कोई छोटी-मोटी चीज़ तो है नहीं, सीए बनना। इसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और अगर वो एक बार बन गए ना, तो फिर वो जो जो बोल रहे हैं, वो लोग भी बोलना बंद कर देंगे। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स को आपको समझाना चाहिए, क्योंकि देखो वो उनको भी ये सब चीज़ें नहीं पता। हम दिक्कत उनको भी वो सब चीज़ नहीं पता कि सीए क्या होता है, सीएस होता है, कितना टाइम कितना तक कितना पढ़ना पड़ता है। ठीक है? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी है। तो उनकी गलती नहीं, कभी-कभार क्या होती है कि वो जैसे देखते हुए आ रहे हैं बचपन से कि भाई इसका लड़का निकल गया या इसका लड़का निकल गया। भाई उन्होंने छोटे-मोटे कोर्स किए हैं, इंजीनियरिंग की है, कोई प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली है। तो वो निकल गए 5 साल में। अब सीए, बनना कोई आसान बात तो है नहीं। तो फिर वो कहीं न कहीं है ही, और वो आज भी है, वो हमेशा ही रहेगा वो, मुझे लगता है। जब तक कुछ बन नहीं जाते, और वही लोग आपके पास आ जाएँगे, बट वो समय ना आपको बहुत चीज़ें सिखाता भी है। पता चलता है कि आपके कौन असली में थे और कौन नहीं थे। तो मुझे लगता है वो टाइम भी ज़रूरी है। आने दो टाइम भी, अगर बुरा समय भी आ रहा है तो वो भी आने दो। क्योंकि वो चीज़ें भी सिखा के जाएँगी। वो कभी कोई भी समय बुरा नहीं होता, ना बुरा समय बुरा होता है, ना अच्छा समय बहुत बुरा होता है। हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, आपको सिखा देता है कि आपके लोग कौन थे और कौन नहीं था। तो मुझे लगता है वो समय ने मुझे बताया कि मेरे कौन थे और कौन नहीं थे, किसने मेरा सच में साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया। और इन सबसे ये है कि दूर, जितना दूर रहोगे नेगेटिव लोगों से, हमेशा ये सिर्फ इसी चीज़ के नहीं, हमेशा लाइफ में जितना दूर रहोगे, उतना लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे। और वो लोग बस आपके पीछे-पीछे एक दिन आएँगे ही आएँगे। पर आपको जो समझना है कि भई वही लोग थे, मेरे पीछे नहीं थे। आप उनको पूरा-पूरा सम्मान दो, सब कुछ दो, कुछ मत बोलो। जितना आप बोलोगे, जितना उनको रिएक्ट करोगे, उतना वो आपके पे प्रेशराइज़ करेंगे। आप बस शांत रहो और बस अपने आप पे काम करते रहो। एक दिन वो शांत हो जाएँगे। बस उनको अपनी कुछ बन के दिखा दो। आप बस वही सबसे बड़ा आंसर है, और कोई कुछ आंसर नहीं है सबका पहले। आपने सीएस का फाउंडेशन लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, साथ में सीएस एग्जीक्यूटिव भी क्लियर कर लिया है। तो क्या डिफरेंस लगता है सीएस फाउंडेशन में और सीएस एग्जीक्यूटिव के लेवल्स में? तो सीएस और सीएस डबल ईटी में जो फाउंडेशन है और सीएस एग्जीक्यूटिव में बहुत डिफरेंस है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये कहीं न कहीं सीएस एग्जीक्यूटिव बहुत टफ है सीएस डबल ईटी। सीएस डबल ईटी आपका ईज़िली हो जाता है। हमारे टाइम पे तो शायद अब तो शायद थ्योरी वाला होने लगा है। हमारे टाइम पे टेक वाले क्वेश्चन होते थे, जो नेगेटिव मार्किंग विद नेगेटिव मार्किंग, तो कहने का ईज़ी था। ठीक है? बट सीएस डबल ईटी बहुत अलग है। आपको मैं समझ लो कि आप वो 11th-12th में है, तो आप अगर आप सीएस डबल ईटी इधर है, तो सीएस एग्जीक्यूटिव इधर है।
आपको समझ पाएगा, आपको पता ही नहीं कि पढ़ते कैसे हैं। आपको नहीं पता होगा कि एक दिन सिर्फ आप कुछ एक दिन मिलता है एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, छुट्टी होती है और उस टाइम आपको इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करना है, 1 दिन में कैसे रिवाइज़ करना है, सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है। तो आप पहले तो पता ही नहीं होगा कि सीएस रिलेटेड में करना कैसे है। तो इसकी वजह से मैं कहीं न कहीं एक मेरे लिए एक हर्डल था कि मुझे पता ही नहीं था कि प्रिपरेशन करनी कैसे है, कैसे मुझे 1 दिन एग्ज़ाम के पहले सारा रिवाइज़ करना है, कैसे मुझे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजीज़ होनी चाहिए। तो ये मैं एक बोलती हूँ कि अगर कोई बच्चा सीएस कर रहा है और सीएस रिलेटिंग होने के बाद सीएस एग्जीक्यूटिव में आ रहा है, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उन पे जाओ देखो कि कैसे पढ़ना होता है, क्या स्ट्रेटेजीज़ हमने फॉलो करनी है, किस तरीके से हमें एग्ज़ाम देना है, कैसे हमें सारा 1 दिन पहले रिवाइज़ करना है। तो वो सब कहीं न कहीं उनको पता होना चाहिए और वो यूट्यूब पे जाके समझे, इस चीज़ को देखें और जानें। तो उनका सीएस डब्ल्यूटी में जो अगर कुछ गलतियाँ जो शायद बच्चों को नहीं पता होता, वो उनसे सीख सकते हैं और उनसे सीएस एग्जीक्यूटिव में उनको थोड़ा जल्दी पास हो सकता है। तो कुछ स्ट्रेटेजीज़ हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो बच्चों को पता नहीं होती, वो हमें भी नहीं पता थी। पर धीरे-धीरे समझ में आई कि वो हमें स्ट्रेटेजीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, जब भी आपका अटेम्प्ट क्लियर हो पाएगा। है कि यूट्यूब पे बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं या फिर अभी देखा जाए तो यूट्यूब पे बहुत सारे आपके लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो आपको इस टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग टीचर्स के। लेकिन इस ऑनलाइन एजुकेशन में एक डिसएडवांटेज भी है कि आपको रियल नहीं पता चलता कि कौन सा बेटर है, कौन ये आप कैसे क्लासिफाई करेंगे। जैसे कोई आपको टॉपिक पढ़ना है, आप पे 10 टीचर्स का आ गया लिस्ट और एक ही टीचर्स का 5 लिस्ट आ गए, तो कैसे आप सेलेक्ट करें कि हाँ ये बेटर है, ये मुझे करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत एक मतलब बच्चों के ये है ना कि एक बहुत सारा कंटेंट है, उसमें से बेस्ट कंटेंट कैसे निकालना है, क्योंकि अगर वो बेस्ट नहीं पढ़ेगा तो दूसरा बेस्ट करके वो सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ये तो है। बट इसमें क्या है कि आप जैसे जो वीडियोज़ बना रहे हैं हमारे यहाँ पे जो भी वीडियोज़ डालते होंगे, वो कहीं न कहीं सीए क्वालिफाइड होंगे या उन्होंने वो सीए एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया होगा, तो जब भी वो सीए एग्जीक्यूटिव के बारे में बता पाएँगे, एडवाइस दे पाएँगे या फिर वो सीएस क्वालिफाइड होंगे। तो अगर वो एडवाइस बता रहे हैं तो उसका मतलब वो अगर वो क्वालिफाइड हुए हैं, तो उन्होंने वो चीज़ें सीखी होंगी लाइफ़ में, तो वो चीज़ बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ सही बता रहे होंगे क्योंकि भाई अगर उन लोगों ने क्वालिफाई हुए तो कुछ हमें जाना होगा, वही चीज़ अपने व्यूज़ बता रहे हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो। वो अगर नॉर्मल होते कि भाई इन्होंने कुछ नहीं कर रखा होता, वो जस्ट अभी सीएस कर ही रहे हैं कि या फिर सीएस के अभी उन्होंने एग्जीक्यूटिव भी पास नहीं किया, वो बोल रहे हैं, तो शायद आप उनकी बात इतनी नहीं ले सकते दिमाग में क्योंकि भाई वो अभी उतना क्वालिफाई नहीं किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि अगर आप क्वालिफाइड लोगों को देखते हो, अच्छे लोगों को देखते हो, तो वो अपनी स्टडीज़ अच्छे से बताते हैं और मतलब मेरे फील्ड में मैंने इतना देखा है कि अगर कोई लोग स्ट्रेटेजीज़ बता रहे हैं कि कैसे आपको फॉलो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बता रहे होते हैं। मैंने मतलब चीज़ें देखी हैं हमने यूट्यूब पे, तो अच्छे ही बता रहे हैं। बस क्लासेस में थोड़ा दिक्कत होता है कि आपको क्लासेस लेनी कहाँ से है? क्योंकि क्लासेस में थोड़ा-सा ये है कि कहीं न कहीं बात दिखाते कुछ और है यूट्यूब पे अपने डेमो क्लासेस और बाद में उनका कुछ धीरे-धीरे वो चीज़ नहीं मिलती। तो ये चीज़ है और इसके लिए मतलब मैंने एक वीडियो बनाई कि आपको कौन से कोचिंग की क्लासेस लेनी चाहिए। तो ये चीज़ तो है कहीं न कहीं क्योंकि आपको मतलब लोग पढ़ा तो देते हैं कि बस आपको एक लाइन पढ़ा दी और बता दें इसका मीनिंग ये है। बट सीएस आपसे सिर्फ ये नहीं माँगता कि आपने एक लाइन पढ़ी, आपको टीचर बता देगी इसका मतलब क्या है और आप बच्चे सीख गए। सीएस मतलब होता है कि आपको डीप इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। एक लाइन के अंदर सिर्फ आपको मतलब नहीं जानना, उसके अंदर का मतलब जानना है। उसकी लॉ में जानना है कि इसका मतलब क्या है, फिर दूसरे लॉ से कंपेयर करना है। वो सिर्फ एक अच्छा टीचर बता सकते हैं, जो कि बहुत कम है। वो आपको पहचानने में कहीं न कहीं हाँ, ये डिफ़िकल्टी आती है बच्चों की कि बेस्ट टीचर कौन है। और बच्चे बाद में पहले पैसे दे देते हैं, बाद में लगता है कि यार मैंने गलत कोचिंग ले ली। ये चीज़ कहीं न कहीं है। तो हाँ, ये बच्चों को इम्पैक्ट करती भी है, गलत कोचिंग लेना। तो मेरे टाइम पे मैंने एग्ज़ीक्यूटिव में बहुत अच्छी कोचिंग ली थी, जो मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। मतलब वो सिर्फ़ पढ़ाते नहीं थे, वो दिल से पढ़ाते थे और वो हर चीज़ को रिलेट करते थे कि ये लॉ में ये फिर उसका इसके डीप इंटरप्रिटेशन में जाते हैं, इसका ये मतलब है। बिटवीन द मतलब वो 2 वर्ड्स के लाइन के बीच में का मतलब बताता है कि इसका मतलब क्या है। तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, जो चीज़ मुझे लगी कि एग्ज़ीक्यूटिव में मेरी बहुत अच्छी हुई है लॉ इनके कारण से। तो ये चीज़ तो है कहीं न कहीं बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि कोचिंग कौन-सी अच्छी है और वो है दिक्कत। मैम डेमो आपने बताया, डेमो क्लास से जो रियल क्लास का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, तो वो कैसे मतलब बच्चों को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? वो उनको मुझे लगता है कि वो जो बच्चे हैं जैसे कि आप अगर जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं, जिस भी लेवल में हैं एग्जीक्यूटिव क्लियर कर चुके हैं, तो आप उनसे पर्सनली पूछो। उनसे जाके पूछो अगर आपको कोई है रिलेशन में या फिर आप लाइब्रेरी जाओ, सीएस की लाइब्रेरी बहुत हैं, तो उनके पास जाओ, उनके पास बैठो, तो आपको बता देंगे कि आपको इधर से कोचिंग मत लो, मैंने गलती की थी,
आप इधर से कोचिंग लो, तो वो आपको बताएँगे, वो आपको सही सजेशन देंगे आपको कि हाँ, ये मत करो, ये करो लाइफ में, ये ऐसा मत करना, ऐसे करना, तो आपको वो बताते हैं। तो आप जो बच्चे क्वालीफाई हो चुके हैं या फिर जो बच्चे फेल भी हो रहे हैं उस अटेम्प्ट में, तो वो भी आपको बता देंगे कि आपको इधर से कोचिंग मत लेना, क्योंकि मैंने ली थी, इसकी वजह से मेरा अटेम्प्ट अच्छे से निकल नहीं पा रहा। तो आप बच्चों से पूछोगे, जो भी बच्चे हो या फ्रेटर्निटी के स्टूडेंट्स हैं, तुम पूछोगे तो वो आपको बता देंगे। तो मुझे तो उन बच्चों से ज़्यादा गाइडेंस ले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैम सीएस में जब बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करता है, चाहे फाउंडेशन लेवल हो, एग्जीक्यूटिव लेवल हो या फाइनल लेवल हो, तो उसे पता नहीं रहता कौन सा टॉपिक ज्यादा हार्ड है, कौन सा टॉपिक इजी है। तो अगर वो किसी टीचर को फॉलो कर रहा है, वो टॉपिक हार्ड आ गया, तो टीचर चेंज करता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? जैसे कि उसको तो नहीं पता रहता ना कि ये टॉपिक हार्ड है, ये टॉपिक इजी है। तो वो टीचर ऐसा बताता है कि ये टॉपिक थोड़ा-सा हार्ड है, इसमें आपको थोड़ा-सा ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और इस टॉपिक में आपको थोड़ा कम कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपको बताते हैं, जो आपको जिस भी इंस्टीट्यूट से या अपने जिस भी क्लास जहाँ से अपनी क्लासेस ले रही है, तो उसकी फैकल्टी बताती है आपको कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। या फिर वो आपको बताते हैं इस चीज़ के बारे में। तो आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से भी हैं, एग्ज़ाम के लिए भी कौन से ओरिएंटेड है, तो वो आपको बताते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। ये तो है, आप क्लासेस लोगे तो आपको बताते हैं। मैम किसी भी एग्जाम के अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट का बहुत रोल होता है, चाहे वो चाइल्डहुड से हो या फिर प्रिपरेशन टाइम पे हो। आपके पेरेंट्स का रोल होता है, फ्रेंड सर्कल का रोल होता है, सोसाइटी का रोल होता है, और साथ में टीचर्स का रोल रहता ही है। तो आपके इस मतलब इन्वायरमेंट में क्या आपको दिखता है कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और बच्चों को कैसे इन्वायरमेंट रखना चाहिए? सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आपके पेरेंट्स, आप किस तरह से आपके पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है? आपको घर में शांति रहती है, नहीं रहती? आपके पेरेंट्स आपको बार-बार कुछ चीज़ के लिए टोकते तो नहीं है, हमेशा आपको प्रेस करो, ये करो, वो करो। शांति नहीं है घर पे, या फिर घर पे कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, किसी भी चीज़ पे पेरेंट्स में लड़ाई चल रही है, तो कहीं न कहीं आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। और बच्चे नहीं पढ़ पाते, वो चाहते भी होते हैं तो भी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि कुछ तो एक पेरेंट्स को भी समझना चाहिए चीज़ें, कि अगर हमने बच्चों को कुछ बनना है, तो उनको भी थोड़े चीज़ समझनी चाहिए, उनको भी शांत थोड़ा रहना चाहिए बच्चों को। घर पे अगर शांति रहेगी तो वही बच्चे पढ़ पाएँगे, अगर घर में थोड़ा-सा नॉइज़ रहेगा, ये किसी भी चीज़ का नॉइज़, बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों का नॉइज़, ये किसी भी अच्छे से और ये डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है। भले ही हम अच्छे से पढ़ना चाहते हो, बट अगर डिस्ट्रैक्शन रहेंगे तो हम बार-बार लगेगा एक बार जाके देखें तो क्या हो रहा है, तो वापस जाके, तो ये कहीं न कहीं अगर शांत रहेगा घर, तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँगे। तो ये मुझे दिखा, और कई बार सोसाइटी की, तो आपके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है। अगर वो बोलते हैं यार चलो ऐसे घूम के आते, चलो क्या करना है, मतलब लाइफ अपनी बर्बाद कर ली है ऐसे करके, तो फिर वो कहीं न कहीं भई इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। आप भले ही आपकी थिंकिंग कितनी अच्छी थी, पर एक थोड़ा-सा इम्पैक्ट आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये है कि आपकी फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। आपको मतलब एटलीस्ट वो लाइफ में कुछ कर रहे हो, पर एटलीस्ट वो लोग अच्छे तो हों, कि आपको हाँ भाई यार अच्छे पढ़ो यार, नहीं तो कुछ लाइफ में कुछ होगा नहीं यार, कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो आपको एटलीस्ट वो वाले लोगों को बर्बाद करने वाले ना हो, कि यार चलो आप ऐसे घूम के आते चलो। एटलीस्ट वो बड़ी लाइफ में कुछ करना रहो, बट उनको आपको समझ में आए कि लाइफ की एक ये हकीकत है कि आपको लाइफ में बनना ही पड़ेगा। कोई आगे करना है, तो आपको अच्छे से सरल बीतेगा। तो ये चीज़ कहीं न कहीं होनी चाहिए एक सर्कल में, और फ्रेंडशिप अच्छा हो आपका, आपके घर में थोड़ी-सी शांति कहीं न कहीं होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो, समझे इस चीज़ को कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना है, डिमोटिवेट नहीं करना। अब बच्चे अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करने देना, और उनको हमें सपोर्ट करना है। किसी भी चीज़ में अगर वो बच्चे हार भी रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं, तो समझें कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगली बार निकल जाएगा, चिंता मत कर। तो उनको ये चीज़ समझाने वाला कोई हो, तो बच्चे और अच्छे से अपने जीवन में अच्छे से कर पाते हैं। मैम जब आपने सीएस की प्रिपरेशन करने का सोचा, तो सीएस की प्रिपरेशन के टाइम पे जब आपने सोचा था कि मुझे प्रिपरेशन करना है, और सेम जब आप प्रिपरेशन करने लगे, आप पढ़ने लगे, उसके लिए एग्जाम्स देने लगे, मॉक देने लगे, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? जो देखने से वो चीज़ लगती है आसान, वो चीज़ होती नहीं है। जब तक मुझे उतरोगी नहीं ना, तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ असली में थी। वो चीज़ सही बात है, और वो है भी कि हम लगता है कि हम जब तक यार कुछ भी हो, अब अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब ये लगता है कि यार अब सीरियस निकालना है, अच्छे से करना ही करना है। आज बहुत ऐसा मोटिवेशन होता है। फिर हम धीरे-धीरे क्या होता है, जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, धीरे-धीरे कहीं न कहीं कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है, और वो डिस्ट्रैक्शंस में फिर लगता है यार कर लेंगे, वो होने लगता है। तो वही है कि उसके लिए आपको एक
रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्ट थोड़ा-सा रहना पड़ता है कि हाँ, मेरे को आज ये चीज़ करनी है। और मुझे लगता है ना कि ये आपको डेली करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे आप मैं आज पढ़ लूँ, फिर लगता है कल नहीं पढ़ूँगा, चलो परसों पढ़ लूँ। तो आपकी हैबिट ना बिगड़ जाएगी। आपकी माइंड आपकी एक ये हैबिट होती है, आप पढ़ते हो तो लगता है कि हाँ, रोज़ पढ़ना है, तो एक आदत लग जाती है कि हाँ, रोज़ पढ़ने की और रोज़ हमें पढ़ना अच्छा लगने लगता है। ये हैबिट बनानी पड़ती है। तो कहीं न कहीं अगर ये हैबिट बनी रहेगी, तो आपको लगेगा नहीं कि मैं कुछ खास कर रहा हूँ, लगेगा हाँ, डेली रूटीन ही तो मैं पढ़ रहा हूँ रोज़ का। तो ये था और कहीं न कहीं कि हाँ, आपको ये लगेगा कि जैसे हम 11th-12th पढ़ के आते थे, कि चलो कहीं न कहीं 11th-12th तो निकल जाएगी, इतना आपको थोड़ा पढ़ना तो पड़ता ही है, पर चीज़ में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कि आपको कोई यहाँ पे आप 11th-12th में आते थे, तो हम कहते हैं कोई टेस्ट लेगा, हम ट्यूशन में जाते हैं, हमें टेस्ट नहीं लेगा, हमें ऑलरेडी वो प्रिपेयर कर देते हैं, टेस्ट हमेशा टेस्ट हर चैप्टर का टेस्ट लेगा, तो हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर कहीं न कहीं वो करा देते थे, बस सीएसएस में आपको कोई टेस्ट नहीं लेगा। आप कोचिंग में जाओ तो आपको आपको पढ़ा देंगे, अच्छे से समझा देंगे, हर चीज़ करा देंगे, और कोचिंग वाले हर चैप्टर का टेस्ट नहीं लेते। वो नहीं देता, वो आपको ही याद करना है सब कुछ, आपको ही समझना है हर चीज़। तो वो आपकी ज़िम्मेदारी उस टाइम बन जाती है, जो 11th-12th की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं थी उस टाइम, कहीं न कहीं वो टीचर्स आपको याद लर्न करा देते थे। पर सीरियस में आपको खुद से ही याद करना है, खुद से ही आपको टेस्ट लेना है, खुद से समझना है कि आपने कितनी गलतियाँ कर रहे हो। तो वो कहीं न कहीं एक नया चैलेंज आ जाता है बच्चों के लिए। तो ये एक चैलेंज था, बच्चों को खुद पेपर सॉल्व खुद से करना, जो पास्ट ईयर पेपर है उसको प्रिपेयर करना, वो कहीं न कहीं चैलेंज था, तो बच्चों के लिए ये एक नया पार्ट आ जाता है, जो बच्चों को समझना पड़ता है। सीएस एक चैलेंजिंग प्रोफेशन है, उसमें तैयारी करने में भी बहुत चैलेंजेस आते होंगे। तो कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, क्योंकि अटेम्प्ट्स भी बहुत ज्यादा किसी बच्चे के लग जाते हैं, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है, तो कंसिस्टेंसी, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटिवेशन लेवल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डे बाय डे। तो कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कि आप भले ही मैं कहती हूँ आप रोज मत पढ़ो। आप मतलब आप भले ही रोज कि आपने रोज पढ़ो, भले आप कम पढ़ो, पर आप रोज पढ़ो। मैं ये कैसे कहती हूँ, फर्ज़ मान लो कि आपने एक दिन 5-6 घंटे पढ़े। अब अगले दिन आपकी मान लो तबीयत कुछ खराब हो गई, आपको कुछ कहीं फंक्शन में जाना पड़ा। तो आप ये मत सोचिए कि यार आज मैं तबीयत खराब है, मैं बिल्कुल पढ़ूँगा ही नहीं। मतलब तो 2-3 घंटे पढ़ो, पर पढ़ो ज़रूर। तो ये एक आप अगर रोज़ पढ़ोगे ना तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, आपको हैबिट पड़ जाती है उस चीज़ की। और दूसरी बात क्या है, आपको रोज़ अपना एक डे एंड पे देखना है कि आपने आज क्या-क्या किया। अभी डायरी मेंटेन करो, उसमें आप मुझे पता लगता है कि आपको अबे मतलब एक टाइम टेबल तो होना चाहिए आपके पास, जो आपको रोज़ उसी रूटीन से फॉलो करना ही करना है, ठीक है? और इस कंसिस्टेंसी तो कहीं न कहीं मोटिवेशन तो देखो होनी चाहिए कि भाई मुझे सीएस निकालना है। और मोटिवेशन नहीं तो एटलीस्ट ये हो कि मेरी जो रूटीन है मुझे वो फॉलो करना है। तो रूटीन की आपको आदत पड़ जाती है, तो आपको ऑटोमेटिकली आप चाहते भी ना हो वो चीज़ करना, तो आपको रूटीन की आदत है तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ करने लगते हैं। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन उस टाइम नहीं होनी चाहिए, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो आप वहीं से कहीं न कहीं साइड हो सकते हो और आप उस डिस्ट्रैक्शन में फँस जाओगे, तो वो तो है। तो आपको डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं होना उस टाइम। ये है कि आपको रोज़ पढ़ना है तो आपको आदत पड़ जाएगी। भले आप कम पढ़ो, पर पढ़ो रोज़। एक ये कहीं न कहीं एक है एक कंसिस्टेंसी का मेन एम कि आपको पढ़ना रोज़ है, भले आप कम पढ़ो। अभी अभी कम पढ़ पा रहे हो, और पढ़ना रोज़। भले आप 5-6 घंटे पढ़ो, कभी-कभी 4 घंटे पढ़ लो, और पढ़ो रोज़। तो ये एक मेन रीज़न है। मैम सीएस में कॉर्पोरेट सेक्टर में मेन रोल क्या होता है सीएस का? सारा कंप्लायंस तो है, लॉ से कंपनी लॉ हो गया, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हो गई, एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, शेयर होल्डर में कोई इंटरेस्ट तो कहीं से किसी ने ग्रीवेंस तो नहीं लिया है, ठीक है, या फिर कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा, एक डायरेक्टर्स कुछ कर तो नहीं रहे, अंदर अंदर ये ट्रांजेक्शन तो नहीं चल रही। तो ये सब कहीं ना कहीं उसको एक डिलीजेंस में रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कोई देख रेख करनी पड़ती है कि कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा, तो वो कहीं ना कहीं उसका काम होता है कंप्लायंस, देख रहा है चीज की कोई सब चीज हर चीज कंप्लायंट तो हो रही नहीं हो रही, लॉ के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, तो मैं गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दूंगी, मैं तुम्हें बता दूंगा कि भाई तुमने ये ऐसा कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे इस पे पेनल्टी लग सकती है, तुम ऐसा मत करो। तो ये कहीं ना कहीं इसका रोल होता है, आपको सीएस की कंपनी में कोई भी ऐसे इस वजह से कंपनी को पेनल्टी लग जाए, कंपनी को बचाता भी उस केस में, मान लो कंपनी को भी गलती से कंपनी ने कोई लॉ जो है वो फॉलो नहीं किया, कि कोई भी उसने ब्रेक कर दिया लॉ, जिसको पता भी नहीं था कंपनी को कि ये मैंने गलती से लॉ जो था वो फॉलो नहीं किया, ये कोई भी कंप्लायंस था वो फॉलो नहीं किया। और सीएस यही आपको बताता है कि आपको क्या क्या कंप्लायंस करना है, क्या क्या चीजें आपको लॉ कंप्लायंस करनी है, ताकि गलती से भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेनल्टी ना आ जाए, गवर्नमेंट की तरफ आपको कोई ऑर्डर ना आ जाए, कोई भी नोटिस ना आ जाए कि आपने कंप्लाई नहीं किया, तो वो उस चीज की देखरेख वो सीएस करता है, ताकि कंपनी शेयर होल्डर जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
कर रहे हैं उनके देखिए कि हाँ कंपनी भाई सारी कंपनी के लॉ फॉलो करती है, कंपनी अच्छी कंपनी है और मैं इसमें कंपनी में पैसे लगाने के लिए चाहती हूँ। तो कोई भी है तो इस पे से कहीं न कहीं अगर कंपनी कंप्लायंट है, कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं है, कंपनी में किसी भी चीज़ की पेनल्टी नहीं लगी है, आज तक कंपनी का कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं कंप्लायंस देखता है, कंपनी सेक्रेटरी देखता है और लगता है कि हाँ कंपनी अच्छी कंपनी है, कंपनी ने कभी एक भी लॉ नहीं तोड़ा है। मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊँगा तो एक शेयर होल्डर के लिए जो पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है। इसलिए एक कंपनी सेक्रेटरी कहीं न कहीं हेल्प करता है कंपनी को फंड रेज़ करने में, तो जो कि एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। मैम जैसे जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, सीए होते हैं, उनका मेन ड्रीम होता है बिग फोर में काम करने का। वैसे ही सीएस का बिग ड्रीम्स क्या होते हैं? अब मतलब ये हम बोलेंगे कि एक कंपनी में सिर्फ एक रिलेशन काम नहीं होता, उसमें सारा सबका काम होता है। उसमें एक कंपनी है, उस कंपनी में टैक्स का भी काम होगा, तो कंपनी में उस कंपनी लॉ भी काम होगा, कंप्लायंस भी होगा। तो एक कंपनी में सब टाइप का काम होता है। ये नहीं हम बोलेंगे हम सिर्फ एक कंपनी में सिर्फ टैक्स का काम ही होगा, उस कंपनी कंप्लायंस भी देखी जाएगी क्योंकि वो सारे टैक्स के कंप्लायंस कर नहीं कर रहा, सारी फाइलिंग कर रहा है नहीं कर रहा। कंपनी के रिलेटेड कंपनी तो आप खोलोगे ना तो कंपनी का लिस्ट कहीं ना कहीं कंपटीटर से आएगा ही आएगा। तो कोई भी कंपनी हो, बिग फोर कंपनी हो या किसी भी टाइप की कंपनी हो, तो वहाँ ऑटोमेटिकली कंपनी सेक्रेटरी आ ही जाता है क्योंकि वो कंपनी खोली है तो कंपनी में कंप्लायंस करने ही पड़ेंगे, कंपनी के सारे लॉस फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो कंपनी सेक्रेटरी ऑटोमेटिकली अपना रोल आ ही जाता है। तो कंपनी सेक्रेटरी हर कंपनी में एक रोल प्ले करता है, भले कोई सी कंपनी हो, बिग फोर हो या फिर कोई मीडियम कंपनी हो, तो सब में कहीं ना कहीं उसका रोल होता ही है। मैम अगर आप प्रिपरेशन फिर से करते हैं, क्लास 10th में होते अभी अगर फिर से प्रिपरेशन करने का मौका मिलता, तो क्या चेंजेस करना चाहेंगे और क्या आपको लगता है कि मिस्टेक्स बच्चे सीएस में बहुत ज्यादा करते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे पहली बात है तो कि आपको स्ट्रेटजी जो आपको जो पता नहीं होती है वो पहले जानो। यूट्यूब से या कहीं से देखो जो आपको लगता है कि ये अच्छा है। यूट्यूबर है जो सीरियस है, उसने भी वीडियो डालता है, तो इसको आप देखो, उसकी स्ट्रेटजीज़ देखो कैसे क्या-क्या चीज़ें जो हमें करनी पड़ती है, जो हमें अच्छे से नहीं पता होती। ठीक है? आपको रोज़ डे एंड पे चेक करो कि मैं रोज़ जो भी मेरे कि मैंने आज से इतना पूरा किया नहीं किया। मैं आज जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको लिखो कि मैं मुझे आज ये चीज़ नहीं करनी, मेरे को आज ये फॉलो करना है। तो आपको डेली में वो चीज़ को चेक करो, ठीक है? और कहीं न कहीं आप थोड़े नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो आपको कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को खींच रहा है और आपको एनर्जी को जहाँ लगाना चाहिए था, वो एनर्जी आपको लेके जा रहा है, तो उनसे लोगों से थोड़ा दूर रहो और अपने में मस्त रहो। यही है जब हैम्पर हो जाता है कि बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो हम उसी सोच में हम ना इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पढ़ाई में कहीं न कहीं हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। यार अच्छे से पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि भाई किसी ने कुछ बोल दिया, ये अजीब-सा लग रहा है, भई अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो उनको बातों को साइड में रखो क्योंकि एक दिन वो बातें का कोई मतलब नहीं रहेगा, आप आगे निकल जाओगे और बातें आपको समय पर बर्बाद ज़रूर हो जाएगी। आप अभी सोचोगे यार मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो समय बर्बाद किसी के लिए भी अपनी लाइफ से आगे बढ़ जाओ और किसी के लिए इतना मतलब ये नहीं कि किसी का वेट करो कि यार लाइफ में अपने आप को मतलब ज़्यादा महत्व दो, मैं ये कहूँगी इम्पोर्टेंस अपने आप को दो तो ऑटोमेटिकली आपको लोग इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे, ठीक है? अगर आप लगता है कि आप यार मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, मेरे को लोग ऐसा कह रहे हैं, मेरे को ऐसा कह रहे हैं, तो उनकी बातें सुन के अपने आप इम्पोर्टेंस दोगे तो ऑटोमेटिकली एक दिन आपको लोग इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे। तो अपने आप पे काम करते रहो, तो सब और चीज़ें मत सोचो, सब हो जाता है और जब ये स्ट्रेस मत लो कि भाई मेरे से क्लियर नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूँगा? मतलब बस करते रहो, अच्छे से करो, तो आपको निकल जाएगा, आप चिंता मत करो, आप फिर सोचो मत कि भाई मेरा निकलेगा नहीं, सोचो ही मत सब चीज़ें, बस करो, करने पे ध्यान दो, तो आपका निकल जाएगा और डिस्ट्रैक्शन थोड़ा दूर रहो, आपका रूटीन जो है उसको रूटीन को डेली फॉलो करो और ये बस यही था इसमें और इसमें कि इसमें रिवीजन जितनी हो सके रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो। क्योंकि आप एक दिन हमें मिलते हैं एग्ज़ाम के मिलने, तो हमें एक दिन में हम सारा रिवाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना पड़ता है, कि जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहोगे। पास्ट ईयर पेपर्स डेफिनिटली सॉल्व करो, अगर सॉल्व नहीं करोगे, तो कहीं न कहीं आप बहुत अच्छा पढ़ के गए, पर आपका अटेम्प्ट में कहीं न कहीं रुकावटें आएँगी ही आएँगी, ठीक है? आपके पेपर में रुकावटें आएँगी, तो पास्ट ईयर पेपर हमेशा करके जाओ, जितना भी हो सके सारे पास्ट ईयर पेपर के करके जाओ, सारे सब्जेक्ट के, तो आपको एक कहीं पता चलता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है। दिक्कत ये है ना कि हम बच्चों को पैटर्न नहीं पता होता कि पेपर में
पैटर्न कैसा है, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जब उनको उसकी आदत ही नहीं है करना कैसे है, तो कल तो पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम क्वेश्चन को इतना समझे। 3 घंटे आपको मिलते हैं, 3 घंटे में आपको बस थोड़ा टाइम मिलता है, 5-10 मिनट आपको देने के, हाँ, ये क्वेश्चन चाहिए, ये करना है, तो फटाफट बस आपको लिखना होता है वहाँ पे, आपके पास समय नहीं होता। अब आप कैसे क्वेश्चन समझोगे, आपको पता ही नहीं, तरीका पैटर्न नहीं पता पेपर का, केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो पहले तो उसमें आप आधा घंटा वेस्ट कर दोगे समझने में कि अच्छा ऐसे लिखना है, ये है, वो है। तो इसलिए पास्ट ईयर पेपर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मैं एक मस्ट कहूँगी कि हाँ, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना है, तो ही आपको आप पेपर में आपके अच्छे स्कोर कर पाओगे। ये है, और रिवीजन अच्छे से करो और पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो, और जैसे कि जो कुछ सब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसे कंपनी लॉ हो गया या जूरिस्प्रूडेंस हो गया, जीआईजीएल हो गया, तो इसमें जैसे कुछ जो सब्जेक्ट है उसमें आपको कहीं ना कहीं बता देंगे आपको टीचर्स कि इस पे आपको सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उस पे कहीं ना जो सीएस है वो कुछ चाहती है कि आप इस पे बहुत अच्छा बनो, क्योंकि आपको मेन रोल तो यही है कंपनी। अगर आपको लॉ अच्छा नहीं आता तो आपको फिर वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स उस पर काटते भी हैं, ताकि आप अच्छा उस पर अच्छा इंप्रूव कर सके, ताकि क्योंकि आपकी स्पेशलिटी है ये, आपकी स्पेशलिटी जितना हो सके वो आपको स्पेशल बनाने के लिए आपको और इम्प्रूव करने के लिए आपके नंबर जो है काटने लगते हैं, ताकि आप अच्छे से उस लॉ पे काम कर सको। तो इसलिए कुछ जो सब्जेक्ट होंगे जिसपे आप पे ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे कंपनी लॉ है कि आपको ज्यादा कंसंट्रेशन में, जीआईजीएल है, ठीक है, तो इस पे आपको ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको एक क्लियर पेपर निकलता है। कुछ सब्जेक्ट है जो आपको ज्यादा जो कंसंट्रेट ज्यादा करना पड़ता है, तो आपको पेपर क्लियर निकल जाता है। कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो फॉलो करोगे तो पेपर आराम से निकल जाएगा। इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मॉक टेस्ट देना कितना इम्पोर्टेंट है? मॉक टेस्ट जो है ना बहुत जल्दी से पास्ट ईयर पेपर हो गए, मॉक टेस्ट पेपर वही हो गए, देखिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको उससे पैटर्न पता चलता है। एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होती क्वेश्चन समझने में, क्या लगता है एकदम सरप्राइज होने के, कैसे क्वेश्चन आ गया, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, या फिर कैसे टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो ये कहीं हेल्प करता है आपके पेपर में, ठीक है, तो आपके और आपको पास होने में भी आपको मदद करेगा। तो ये बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना, ये बहुत जरूरी है। और आप कि आप 3 घंटे में कितना पेपर लिख पाए, कितना नहीं लिख पाए, आपकी टाइमिंग सही थी, नहीं सही थी, तो ये भी कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप अगर एक मॉक टेस्ट करते हो तो बहुत बेनिफिशियल है, और वो आपको इम्प्रूव करेगा आपके पेपर्स में, ठीक है? तो अगर आपको मान लो कोई भी अगर आप अटेम्प्ट लग गया है, तो मॉक टेस्ट एक बार खरीदो और उसको प्रिपेयर करो, तो आप गलतियाँ पता चलती है कि आप क्या गलती कर रहे हो, कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, आपको आप मॉक टेस्ट में जब आपको पेपर चेक करके देंगे, तो आप देखो कि मैंने उसने मेरी कहाँ का कमी बताई है, जिसमें से मेरे को 5 का मिलके 3 मिला है, 2 मिला है या 1 मिला है, तो आप उससे पता कर सकते हो कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, जो गलतियाँ मुझे एग्जाम पे नहीं करनी, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होती। बच्चे मैं तो बहुत अच्छे से करके आया हूँ पेपर, पता नहीं क्यों मेरे इतने अच्छे से मार्क्स नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मेरे से अच्छे से पास नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मैं तो बहुत से पेपर करके आया हूँ। तो बच्चों को पता नहीं चल पाता। तो वो इसकी वजह से मॉक टेस्ट करने में ये फायदा होता है कि बच्चों को पता चलता है कि हमें पेपर लिखना कैसे है, क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं जो हमें पेपर में नहीं करनी। तो वो कहीं न कहीं एक है, और सबसे अच्छा है कि पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो। हमारे में क्या है कि सीएससी या सीए सीएमए में जो भी पास्ट ईयर पेपर होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराना है। आईसीएस है ये, वो आप प्रोवाइड कराती है पास्ट ईयर पेपर, जितने भी साल के पास्ट ईयर पेपर होंगे। साथ में वो आपको आंसर्स भी लिखती है, जो गाइडलाइंस आंसर होते हैं, जिसके बेसिस पर जो टीचर्स होते हैं वो चेक करते हैं, वो आपको सामने आंसर भी प्रोवाइड करती है कि आपको ऐसे लिखना था। आपको सब हर जितने पास्ट ईयर पेपर सब में आपको आंसर प्रोवाइड करेगी। तो ये कहीं न कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, पॉजिटिव थिंग है बच्चों को जानने के लिए, बच्चों को पता चल सके कि हमें इस तरीके से आंसर लिखना है, तो हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। फुल मार्क्स तो वैसे आपको एक क्वेश्चन में नहीं मिलते, तो बहुत ही अच्छा लिख के ना आए। अब वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको अगर आपने अच्छा लिखा है और पूरा लिखा है, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। 5 नहीं मिलते, पूरे मार्क्स नहीं मिलते, 4 मिल जाएँगे। पर आपको पता चलता है कि आपको लिखना कैसे है पेपर में, तो वो एक गाइडलाइंस आंसर जो होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, और मैं हमेशा ज़्यादा उसको प्रेफ़र किया करती थी। अब मैं मॉक टेस्ट को इतना पहले प्रेफ़र करूँ ना करूँ, पर मैं गाइडलाइंस आंसर्स जो होते हैं उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, देखती मैंने किस तरीके से लिखा, और जो गाइडलाइंस आंसर्स है जो आईसीएसई की तरफ से, उसमें कैसा लिखा हुआ है, वो डिफरेंस करके कहीं न कहीं पता चलता है कि मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ, और किस तरीके से टीचर्स चेक करते हैं। तो वो कहीं न कहीं एक बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो गया है, अगर बच्चे इस पे गाइडलाइंस आंसर पे जाएँ। जितने भी सीए से मैंने बात किया है उन्होंने बोला है कि इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर फाइनल लेवल में सीए में ऑडिट सब्जेक्ट बहुत हार्ड होता है, उसे डील करना बहुत सारे बच्चों का अटेम्प्ट उसी के कारण लग जाते हैं। तो ऐसे सीए में कोई सब्जेक्ट है सीएस में? एग्जीक्यूटिव में मैंने एक चीज देखी कि कंपनी लॉ थोड़ा टफ है,
कंपनी में ये आती है केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? तो उसमें आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो दोनों प्रैक्टिस क्या आप नहीं कर सकते। आपने भले कंपनी में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपको पूरा कंपनी लॉ अच्छे से आता है, आपको सबको कंपनी लॉ आता है, पर आपने अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं करी, आप कंपनी लॉ में फेल हो जाओगे। तो इसमें ये है कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएँगे नहीं, तो आप भले ही बहुत अच्छा पढ़ के गए हो, आपको कंपनी का पूरा-पूरा सारे सेक्शन तक कुछ आता है। बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं गए, तो आप कंपनी लॉ पेपर में फेल हो जाओगे। मतलब ये है, तो ये कंपनी लॉ है। और जैसे जीआईजीएल में उसमें से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। फिर इसमें जैसे ग्रुप 2 है, जैसे ग्रुप का, तो उसमें सीएमएसएल हो गया, उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है सीएमएसएल में। और अगर जिस बच्चे का प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है, उसको टेक्स्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है। अगर बचपन से क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ी-सी नफ़रत थी, मैं अच्छा नहीं करता प्रैक्टिकल में, तो टेक्स्ट पे अच्छे ध्यान दे। सीएमए है, एफएसएम है, उसपे थोड़ा-सा अच्छे से ध्यान देगा, तो वो कर जाएगा। तो इसमें इतने अगर आपको प्रैक्टिकल ठीक है, तो आपको इतना एफएसएम में, सीएमए इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर हो जाएगा, पर आपको मीडियम ध्यान देना है। पर अगर आपको नहीं है अच्छा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पे भी, ठीक है? अगर देखा जाए तो कंपनी लॉ है, एक सीएमएसएल है, और अगर फाइनल की बात करें, तो इसमें जैसे ईएसजी आ गया, डीडीओ हो गया, ड्राफ्ट ड्यू डिलिजेंस एंड ड्यू डिलिजेंस, तो ये कहीं न कहीं 2 सब्जेक्ट है, वो फाइनल में। जो सीए है या सीएस है या सीएमए है, इसकी ग्लोबल एक्सपोजर कम है, क्या ये मिथ है रियलिटी है? ग्लोबल एक्सपोज़र की नहीं है कि आप बोलते हैं जैसे कि सीए है, सी का जैसे आप बाहर जाओगे, सीएस है, आप बाहर जाओगे तो आपको कुछ पेपर्स जो हैं आपको वहाँ पे क्लियर करने पड़ेंगे। जिस कंट्री में आप जा रहे हो, उस कंट्री के 2-3 पेपर्स जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तो ही आपका वहाँ पे एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट माना जाएगा। वहाँ जैसे हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, तो उनके यहाँ सर्टिफाइड अकाउंटेंट बोलते हैं। तो उनके 2-3 पेपर आपके कुछ पेपर एग्ज़ाम्प्ट हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ सीए ना आप क्लियर कर चुके हैं, और कुछ आपके 2 जो भी आपके 2 पेपर होंगे वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तो ही आप वहाँ के लिए सर्टिफाइड अकाउंटेंट माने जाओगे। ऐसे सीएस में भी है, कुछ कंट्री में ऐसा है कि आप कुछ पेपर्स पास कर लोगे तो आपके वहाँ पे आप कंपनी सेक्रेटरी कहलाओगे। तो कुछ ऐसा है, जैसे कुछ कंट्री में ऐसा नहीं भी है। आप जैसे यहाँ पे है, क्योंकि लॉ जो है ना वो हर कंट्री में चेंज होता है। जैसे ऐसे टैक्स की रिजाइम है, यहाँ पे आज टैक्स की रिजाइम कुछ और है, और किसी कंट्री में कुछ टैक्स की रिजाइम कुछ और है। तो ऐसे ही कंपनी का जो लॉ है वो हमारे इंडिया में कुछ और है, कहीं कुछ और है। तो वो सिखाने के लिए कुछ पेपर्स रखते हैं, ताकि हम उनके लॉ को समझ पाएँ, और तभी तो हम उनको वहाँ पे जाके फॉलो कर पाएँगे, तभी उनको कंप्लायंस बोल पाएँगे कि आपको ऐसा करना है, ऐसे करना है। हमें पता होगा तभी तो। तो वो हमें सिखाने के लिए पेपर हमारे लेते हैं। हाँ, पर कुछ ना कुछ आपको एग्ज़ाम्पशन मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ग्लोबल ग्लोबल में नहीं है, जैसे दुबई है। दुबई में आपको पेपर क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीएस हो, ऐसे सीएस आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हो दुबई में। क्योंकि ऑलमोस्ट जो दुबई के लॉ है और इंडियन लॉ ऑलमोस्ट थोड़े सेम है। इसकी वजह से कहीं न कहीं वो आपको एक एग्ज़ाम्पशन दे देते हैं कि हाँ, आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो सीएस। कुछ कंट्री में ये है कि कुछ एग्ज़ाम पास कर लोगे, तो आप वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी या सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन जाओगे। ठीक है? पर हाँ, कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम्पशन मिल जाती है कुछ पेपर्स में, अदर कंट्रीज़ में, अगर आपने सीए, सीएस क्वालीफाई कर रखा है तो। तो ग्लोबल है, बिल्कुल है, ग्लोबल में कुछ नहीं है। फाइनल एडवाइस क्या रहेगी इस पूरे कंक्लूजन का, जो भी बच्चा इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उसके लिए फाइनल कंक्लूजन या फाइनल एडवाइस आपकी तरफ से क्या रहेगी? मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा कोई भी चीज़ पे अगर आप पढ़ रहे हो, ज़्यादा स्ट्रेस लेके मत करो। उसको बस जो भी आप कर रहे हो, उसको बस एन्जॉय करो। मतलब उसको पढ़ रहे हो, तो समझो, उसको डीप नॉलेज रखो उसकी, अच्छे से समझो। सिर्फ़ आप जो पढ़ रहे हो, वो सिर्फ़ अभी के लिए काम नहीं आएगा, वो आपके लिए हमेशा काम आएगा। ठीक है? तो आपको सिर्फ़ ये मत सोचो कि अभी मैं रट रट के सब कुछ करके जाके मैं पेपर दे आऊँगा, तो ऐसा नहीं है। आप उसको अच्छे से समझो, पढ़ो, और एन्जॉय करके पढ़ो। स्ट्रेस लेके मत पढ़ो कि मुझे पास करना है, मेरे पेपर, मुझे ये करना है। तो आप 100% आपका माइंड जो है काम नहीं करेगा, कहीं स्ट्रेस में रहेगा, तो आपका खुल के जो माइंड जो है ना काम नहीं कर पाएगा, वो आपको डीपनेस नहीं कर पाएगा कि अभी मुझे और इसका ये वो, तो इसका मतलब ये कैसे होगा, फिर ये कैसे, वो माइंड जब कूल होगा जब काम कर पाए। तो स्ट्रेस फ्री होकर कोई भी चीज़ करो, पर हाँ, लाइफ में कंसिस्टेंसी रखो, एम रखो, ये तो हाँ, मुझे ये करना है, इससे मत हटो। ये चीज़ नहीं हटे, इस पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि भाई मुझे ये पढ़ना है, इसलिए मुझे ये करना है, फिर इस पे स्ट्रिक्ट रखो। पर जब आप पढ़ रहे हो, तो आप फ्री माइंड से मतलब स्ट्रेस में लो किसी को। आप ठीक, आप एक अच्छा इंसान बनो, पर इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप भई आधी चीज़ों को अपनी पर्सनल लाइफ़ उसको नेगलेक्ट करो, या फिर थोड़ा एन्जॉय ना करो। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाइफ़ में एन्जॉय भी करो, अच्छे से पढ़ो भी, जस्ट स्ट्रेस लेके कुछ मिलने वाला नहीं है, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। यही था एक, और ये था कि कुछ स्ट्रेटेजी जो थे वो फॉलो करते रहो, और आप सीएस डेफिनिटली बन जाओ।
थैंक यू सो मच मैम पूरा इंसाइट्स देने के लिए। जो भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उन्हें बहुत सारे इंसाइट्स और लर्निंग्स मिले होंगे, चाहे वो सीएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या फिर डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो ये माइंडसेट आपका डेवलप होगा इस पॉडकास्ट, और ऐसे ही पॉडकास्ट इस चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहो। थैंक यू सो मच मैम।